और दोस्तों हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों आज की सच्ची कहानी है एक बूढ़े माता पिता की। दोस्तों आज की कहानी सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव था जहां रामदीन नाम का एक आदमी रहा करता था। घर में झोपड़ी, पहनने को पुराने कपड़े और खाने को कभी कभी मिलता तो कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन एक बात थी उसमें, उनका जुनून। दोस्तों बचपन से ही मेहनत करने में यकीन रखने वाला बंदा था वो। रामदीन ने सबसे पहले गांव में ही एक ठेला लगा लिया। चाय बिस्कुट और समोसे का लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामदीन ने किसी की न सुनी। दिन रात मेहनत किया करता था और धीरे धीरे कमाई होने लगी। एक दिन ऐसा समय आया जब उसने गांव के मेन रोड पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। दोस्तों अब ढाबे की कमाई से जिंदगी कुछ बेहतर हो गई थी। फिर शादी भी हो गई और जिस लड़के से हुई उसका नाम था सुशीला, जो सीधी सादी लेकिन समझदार औरत थी। धीरे धीरे उनके दो बेटे राजू और पिंकू भी हो गए। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई में तेज निकले। रामदीन ने अपने सारे खून पसीने की कमाई उनके पढ़ाई में झोंक दी। कभी खुद भूखा सो गया, लेकिन बच्चों की फीस कभी लेट नहीं हुई थी। राजू और पिंकू दोनों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है। एक रेलवे अफसर बना तो दूसरा बिजली विभाग में इंजीनियर। अब तो रामदीन और सुशीला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गांव में लोगों की नज़रों में रामदीन और बाबूजी बन गए थे। इज्जत से लोग सर झुकाकर बात करने लगे थे। कुछ सालों बाद दोनों बेटों की शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद जैसे रिश्ता थोड़ा फासले पर चला गया। दोनों बेटे जहां पोस्टिंग थी वहीं पर मकान बनवा लिए और वहीं सेटल हो गए। गांव आना अब सिर्फ तीज त्योहार तक ही सीमित हो गया था। दोस्तों रामदीन और सुशीला बूढ़े हो चले थे। शरीर जवाब देने लगा था। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। बेटे हर महीने पैसे भेजते थे, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर एक नौकर रख लिया गया जिसका नाम था हरिराम। वो खाना बना देता था, दवा दे दिया करता था, लेकिन ममता वो तो औलाद से ही मिलती है ना। लेकिन धीरे धीरे सुशीला बीमार पड़ने लगी। दोस्तों रामदीन की आंखें कमज़ोर हो गई थी, पैर कांपने लगे थे। फिर भी दोनों हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटों की राह देखते थे। कभी कभार आते और वो भी जल्दी जल्दी लौट जाते थे। किसी के पास माँ बाप के लिए सिर पर हाथ फेरने का वक्त नहीं था। दोस्तों रामदीन की जिंदगी अब गिनती के दिन ही लगने लगी थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। दोस्तों रामदीन ने मेहनत करके पूरी जिंदगी अपने बेटे, पैसे की कमी नहीं रही, लेकिन बुढ़ापे में पूछने वाला कोई नहीं बचा था। गांव में सावन का महीना चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रामदीन के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुशीला अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, खाना कम खाती थी, बोलती भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई थी। हरिराम कुछ करता जरूर था, लेकिन वो भी आखिर एक नौकर था, ममता कहाँ से लाता। रामदीन भी अब कमज़ोर हो चला था, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता था, हाथ कांपते थे, लेकिन दिल अभी भी बेटों की राह देखता था। दोस्तों एक दिन गांव में खबर फैल गई कि बाबूजी रामदीन की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कह दिया अब ज़्यादा दिन राम बाबू नहीं चलने वाले हैं। दोस्तों हरिराम ने जल्दी से दोनों बेटों को फ़ोन लगाया। पहले तो बहाने बने, बॉस छुट्टी नहीं देगा, बच्चों की परीक्षा चल रही है, बीवी को बुखार है। लेकिन दोस्तों हरिराम ने डांट कर कहा अगर इस बार ना आए तो बाबूजी की लाश भी नहीं देख पाओगे। दोस्तों 3 दिन बाद दोनों बेटे आए, लेकिन साथ में उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ औपचारिकता थी। रामदीन ने जैसे तैसे आंखें खोलकर देखा और फुसफुसा कर पूछा, राजू और पिंकू बेटा अब तो आ गए हो ना। बड़े बेटे ने मोबाइल में देखते हुए कहा, हाँ पापा हम आ गए हैं, अब आराम करो। रामदीन की आंखों से एक आंसू गिरा। वो अब ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आंखें सब कह रही थी। पैसा दिया, इज्जत दिलाई, पर आखिरी वक्त में एक कप पानी देने को भी वक्त नहीं मिलता तुमसे। सुशीला ने भी बेटे की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा अब
जब हम ना रहें तो ये घर किसी ज़रूरतमंद को दे देना, कम से कम कोई तो रहेगा इसमें। दोनों बेटे चुप थे। मन में हल्का अपराध बोध था, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि वसीयत में नाम किसका होगा। उस रात रामदीन ने आखिरी सांस ली। सुबह तक सुशीला भी चली गई। गांव वाले जुटे। हरिराम ने सारी रस्में करवाई। बेटों ने बस जल्दी जल्दी अंतिम क्रियाएं निपटाई और अगली सुबह शहर लौट गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। कुछ हफ्ते बाद गांव के लोगों ने देखा कि रामदीन का घर अब खाली नहीं है। उसमें कुछ अनाथ बच्चे, एक विधवा महिला रहने लगी थी। दरअसल रामदीन ने मरने से पहले चुपचाप एक वसीयत लिखी थी। ये घर उस हरिराम को मिले जिसने हमारे बुढ़ापे में एक बेटा बनकर साथ निभाया, और अगर वो चाहे तो इसमें बेसहारा लोगों को बसा दे। मेरे बेटे सिर्फ नाम के हैं। गांव वालों की आंखें भर आई। बेटे कोर्ट में केस करने पहुंचे, लेकिन सबूत पक्के थे। हस्ताक्षर, गवाह और गवाह के सरपंच की मोहर। आज वो घर एक छोटा सा बुजुर्ग आश्रय बन चुका था। हर कोई कहता कि रामदीन बाबू तो चले गए, लेकिन जाते जाते हमें जीने का असली मतलब सिखा गए। दोस्तों, रामदीन और सुशीला की मौत के बाद पता चला कि उन्होंने घर की वसीयत अपने बेटों को नहीं, बल्कि नौकर हरिराम के नाम पूरी वसीयत कर दी थी। बेटों ने केस किया, लेकिन हार गए। अब वो घर एक बुजुर्ग आश्रय बन चुका था। अब बात करते हैं हरिराम की। हरिराम ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर में वो सिर्फ रोटियां बेलता था, एक दिन उसका मालिक कहलाएगा। लेकिन रामदीन बाबू ने जो किया था वो सिर्फ जायदाद देना नहीं था, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। हरिराम ने घर की मरम्मत करवाई, एक एक कमरा बुजुर्गों के लिए तैयार करवाया। गांव के सरपंच और स्कूल मास्टर की मदद से उसने एक ट्रस्ट बनवाया और उसका नाम रखा रामदीन सेवा निकेतन। दोस्तों, धीरे धीरे बात फैलने लगी। आसपास के गांवों से वो बुजुर्ग आने लगे जिन्हें बेटों ने छोड़ दिया था या जिनके पास कोई नहीं था। कोई बुजुर्ग फटी धोती में था तो कोई कांपते हाथों से चल नहीं पा रहा था। लेकिन जब उस घर में घुसते तो उनके चेहरों पर सुकून आ जाता था। हरिराम दिन रात सेवा किया करता था, खुद हाथों से खाना बनाता, सबको दवा देता और सबसे ज़रूरी वो उन्हें अपने जैसा महसूस कराता। दोस्तों, रामदीन बाबू की तरह तस्वीर मेन हॉल में टंगी थी, जिसके नीचे लिखा था, जिन्होंने सिखाया कि बेटा खून से नहीं कर्म से बनता है। अब बात करते हैं रामदीन के बेटों की, जो शहर में सबको पता चल चुका था कि बाबूजी ने अपने घर की वसीयत नौकर के नाम कर दी है। रिश्तेदारों में बातें फैलने लगी। इतनी बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन माँ बाप का नौकर के भरोसे छोड़ दिया था। बड़ा घर, बड़ा बेटा राजू जो रेलवे में था, अब जहाँ जाता लोग पीछे से कहने लगे, साहब बाबूजी को तो नौकर ने जलाया था ना। छोटा बेटा पिंकू, जिसकी बीवी अक्सर सोशल मीडिया पर संस्कार और फैमिली वैल्यूज के पोस्ट डालती है, अब चुपचाप रहने लगी थी। तो छोटा बेटा पिंकू, जिसकी बीवी अक्सर सोशल मीडिया पर संस्कार और फैमिली वैल्यूज के पोस्ट डालती थी, अब चुपचाप रहने लगी थी। कोई पूछता, आपके गांव में वो बुजुर्ग आश्रय है, आपने शुरू किया था? तो बस नजरें झुका लेती थी। दोस्तों, एक दिन करीब 6 महीने बाद राजू और पिंकू गांव आए थे। इस बार मकसद संपत्ति नहीं, माफी की थी। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा हरिराम बच्चों के साथ खेल रहा था और एक अंधी दादी को दवा पिला रहा था। राजू ने धीमे से कहा, हरिराम भैया, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हरिराम थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोले, माफ़ी नहीं चाहिए बाबूजी, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आकर किसी एक बुजुर्ग की सेवा खुद करो, तब समझोगे कि जो तुमने खोया वो क्या था। राजू और पिंकू अंदर गए और उस घर को घर की तरह देखा। तो रामदीन के बेटों ने गलती का एहसास किया और गांव लौटकर हरिराम से माफ़ी मांगी। हरिराम ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कहा, माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है सेवा करना। राजू और पिंकू कुछ देर आश्रम में रुके। पहली बार उन्हें माँ बाप की गैर मौजूदगी का असली मतलब समझ आया। वहाँ मौजूद एक दादी ने कांपते हाथों से राजू का सिर सहलाया और कहा, बेटा, तू बहुत दिन बाद आया है। रामदीन जैसा बाप सबको नहीं मिलता बेटा। राजू की आंखें भर आई। हरिराम ने दोनों बेटों को एक एक काम सौंप दिया। तो राजू को बुजुर्गों के लिए दवा लाने का जिम्मा दिया और पिंकू को
किचन संभालने का। पहले पहले तो दोनों को अजीब लगा, बड़े अफसर होकर झोला उठाना, सब्जी लाना, बुजुर्गों के पैर दबाना। लेकिन धीरे धीरे एक बात उनके दिल को छू गई, वो था सुकून। जो सुकून शहर के बगलों में नहीं था, वो यहाँ इन झुर्रियों में था। दोस्तों, समय बीतता गया। 6 महीने के बाद वो दिन भी आया जब गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। रामदीन सेवा निकेतन अब सिर्फ गांव का नहीं, पूरे जिले का सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग आश्रम बन चुका था। जिलाधिकारी तक आए थे उस उद्घाटन कराने के लिए। मंच पर हरिराम को बुलाया गया, लेकिन उसने माइक राजू के हाथ में दे दिया। राजू ने माइक थामा और कहा, आज मैं अफसर नहीं, सिर्फ एक बेटा बनकर बोल रहा हूँ। हमने अपने माँ बाप को खो दिया है, क्योंकि हम सोचते रहे कि पैसा भेजना ही फर्ज है। लेकिन हरिराम भैया ने हमें सिखाया कि माँ बाप को वक्त देना, हाथ थामना और साथ निभाना सबसे बड़ा धर्म है। ये सेवा निकेतन अब सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी है, और हम मिलकर इसे हर गांव तक ले जाएंगे। लोग तालियां बजा रहे थे और मंच के पीछे टंगी तस्वीर में रामदीन बाबू जैसे मुस्कुरा रहे थे। कुछ साल बाद राजू और पिंकू अब शहर की नौकरी छोड़ चुके थे। दोस्तों, दोनों भाई अब गांव में ही रहते थे। हरिराम के साथ मिलकर 2 और सेवा निकेतन खोले गए, एक बुजुर्ग के लिए, दूसरा अनाथ बच्चों के लिए। अब लोग कहते थे कि रामदीन बाबू तो चले गए, लेकिन उसकी सोच अब गांव-गांव में अभी भी जिंदा है। दोस्तों, उस पुराने घर के बाहर एक बोर्ड टंगा था, ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रिश्तों का आशियाना है, जहाँ हर हरिराम में एक बेटा है और हर रामदीन अब अकेला नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कोई भी मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।